इस प्रश्न में आपको बताना है अभी किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक यानी कि इंटेलिजेंट मैसेंजर जिसका नाम है पॉप्स उसको लॉन्च किया, तो आंसर होगा पेटीएम मनी। तो अभी पेटीएम मनी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए पॉप्स सर्विस लॉन्च की है। तो ये सर्विस यूजर को उनके पोर्टफोलियो और स्टॉक की जानकारी के साथ कई डिटेल्स बताएंगी। कंपनी का कहना है कि मार्केट में निवेश करने वालों के लिए ये सर्विस काफी मददगार होगी। देखो, पेटीएम मनी की बात करते हैं, स्थापना होती है 2017 में, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और उसके सीईओ वरुण श्रीधर है। अभी आपने पढ़ा होगा भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन सा बना था? पेटीएम बैंक। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा शेयर बाजार में निवेश को और भी आसान बनाने के मकसद से सेबी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, उसका नाम था सारथी। तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, जनवरी 2022 में किस देश का पहला योग महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव अभी 29 जनवरी 2022 को जेद्दा के वाणिज्यिक केंद्र में मनाया गया। और मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने औपचारिक योग प्रोटोकॉल की स्थापना के लिए 2021 में भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे। अभी 2021 में 7वां इंटरनेशनल योगा डे हमने मनाया, कब? 21 जून को। अच्छा बताओ, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहां पर है? लॉस एंजल्स में, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। और लॉस एंजल्स में ही ओलंपिक होंगे, समर ओलंपिक। कब होंगे और कौन से नंबर के होंगे? तो 2028 में होंगे, 34 नंबर के। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, बताइए भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज कौन सा बन गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग। तो अभी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसका मार्केट कैपिटल यानी कि बाजार पूंजीकरण 7600 करोड़ हो गया है। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने 2021 का दुबई में अपना चौथा आईपीएल जीता था। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। पहले पे यूएस, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत। यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती है? जिनका वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा का होता है। अभी 2021 में जो 14th नंबर के आईपीएल हुए थे वो कहां पे हुए थे? उसका फाइनल यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, जिसको जीता था चेन्नई सुपर किंग ने। किसको हरा करके? कोलकाता नाइट राइडर्स को। अच्छा, आप तो ये बताओ जो 15वें आईपीएल 2022 में होंगे, कहां पे होंगे? भारत में होंगे। इसमें टोटल 10 टीमें खेलने वाली है। 2 नई टीम आई गई है, लखनऊ और अहमदाबाद टीम। लखनऊ टीम का नाम क्या हो गया है? लखनऊ सुपर जायंट्स। और याद रखना, आईपीएल 2022 और 23 का टाइटल स्पॉन्सर अब कौन होगा? टाटा ग्रुप होगा। किसकी जगह लेगा? वीवो की। बढ़ते आगे, अच्छा बताइए अभी किसने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग को स्थापित और चालू किया? आईआईएससी बेंगलुरु। तो अभी आईआईएससी बेंगलुरु ने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग को स्थापित करके चालू किया है। और वे किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। और इसे किसने बनाया और डिजाइन किया? सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इसे डिजाइन किया है। और इस परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो इसकी टोटल सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी कितनी है? 3.3 पेटफ्लॉप्स, यानी कि आप समझें कि एक सेकंड में ये 115 ऑपरेशन कर सकता है। किसने बनाया? सीडेक ने। अच्छा, दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर किसका है और कौन सा है? जापान का है, जिसका नाम है फुगाकू। अभी ईरान ने भी अपना सबसे सुपर शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम क्या था? सिमॉर्ग। बाकी आईआईटी कानपुर, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च किया था यहाँ पे। आईआईटी मद्रास से आपको याद होगा पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट को डिजाइन किया था। बताओ दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था आईआईटी रोपड़ ने। क्या नाम था उसका? यू ब्रीथ लाइफ। बताइए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी कि जियो पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहा? जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे लम्हेटा गांव में स्थापित किया जाएगा इसको। यह होगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। और यहीं पे क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे डायनासोर के अवशेष मिले हैं। तो इसमें होगा क्या? तो मतलब जितनी भी भूवैज्ञानिक विरासतें हैं उनका यहाँ पे संरक्षण किया जाएगा। और विरासत से याद आएगा, विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। अच्छा, इसी तरह से कुछ प्रश्न मैं आपको याद दिलाता हूं कि भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में।
भारत का पहला ओपन रोक संग्रहालय कहाँ पे खुला? संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, हैदराबाद में। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे लॉन्च की गई? गाजियाबाद में। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र कहाँ पे खुला? यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर, हैदराबाद में। और सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? वाराणसी। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश में। तो याद रखना, नेचुरल गैस में हाइड्रोजन मिलाकर के भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना है ये, जिसको शुरू किया है गेल ने। गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कहां पर है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और इसमें जो ये गैस बनेगी वो कहां सप्लाई की जाएगी? तो आंसर होगा अवंतिका गैस लिमिटेड, और ये भी आपको मिलेगा इंदौर में, जो कि किन दोनों का मिक्सअप है? गेल और एचपीसीएल का। और ये सब तामझाम क्यों किया जा रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? कार्बन की मात्रा को कम करना। देखो, नेचुरल गैस में क्या मिला रहे हो आप? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन तो स्वच्छ ईंधन है, क्लीन फ्यूल है। अच्छा, वैसे भारत का लक्ष्य क्या है? कार्बन न्यूट्रल बनने का 2070 का है। अभी कोप 26 हुआ था अक्टूबर 2021 में ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। वहां पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। वहां उन्होंने ये लक्ष्य बताया था 2070 का। वैसे कोप 27 2022 में होंगे कहां पर? मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में। और कोप 28 2023 में होंगे यूनाइटेड अरब अमीरात में। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो कि भारत का पहला निजी एलएनजी प्लांट, लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट, कहां पे स्थापित किया गया? नागपुर में। ओएनजीसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? अलका मित्तल। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अलका उपाध्याय अभी क्या बनी थी। और हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये कहां पे स्थापित किया गया? लद्दाख में। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चलेंगी। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। इसे स्वच्छ ईंधन भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया। ये है कहां पर? अरावली जैव विविधता पार्क। तो आंसर होगा हरियाणा में। तो हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। किसने किया? आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने। तो आईयूसीएन ये उन क्षेत्रों को ओईसीएम टैग देता है। ओईसीएम मतलब अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, जिसे हिंदी में बोलेंगे अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। तो ये जो टैग है ये उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो संरक्षित नहीं है, लेकिन वहां पे बड़ी मात्रा में जैव विविधता होती है। और ये टैग मिल गया है अभी अरावली जैव विविधता पार्क को, जो आपको मिलेगा हरियाणा के गुरुग्राम में। अच्छा, जैव विविधता से एक दिन याद आएगा आपको, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, जो मनाया जाता है 22 मई को। अच्छा, पार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूं। आप बताओ, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया था? उत्तराखंड के देहरादून में। भारत का पहला लाइकेन पार्क, ये कहां पर है? तो आंसर होगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुंशियारी में। देश का पहला मॉस गार्डन कहां पे खोला गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पे खुला? उत्तराखंड में। और बताओ, देश का पहला टायर पार्क कहां पे खुला? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। एक प्रश्न आपके लिए, देश का पहला सैंड्यून पार्क कहां पे स्थापित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप दो, हम बढ़ते आगे। और एक और प्रश्न सुनो, देश का पहला फायर पार्क कहां पे बनाया गया? ये भी बताओ। बाकी अगर आपसे पूछ ले देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये कहां पे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश के सांची में। और देश का पहला स्पेस पार्क केरल के तिरुअनंतपुरम में। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा भोपाल में। अच्छा, सलालम क्या होता है? तो ये एक खेल होता है, आप इसको फोटो में देखिए ज्यादा क्लियर होगा। इसमें खिलाड़ी को चप्पू के सहारे पानी के बहाव के साथ, यानी कि उसकी बहाव की दिशा में और बहाव के विपरीत सबसे तेज निकलना होता है। जो सबसे कम टाइम में आगे जाएगा वही जीतेगा। तो अब आप याद रखेंगे कि देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स ये कहां पे बनेगा? भोपाल, मध्य प्रदेश में। और इसे एशियाड व ओलंपिक की तैयारियों के लिए बनाया जा रहा है। आपको पता है एशियन गेम्स 2022 में कहां पे होने हैं? चाइना के हांगझाऊ में।
2022 में ही आपके विंटर ओलंपिक गेम्स भी हो रहे हैं बीजिंग चाइना में, और 2022 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स भी हो रहे हैं बर्मिंघम यूके में, और 2022 में ही फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहे हैं कतर दोहा में। तो जब हमारे खिलाड़ी इन गेम्स में, इन कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो यहाँ कोर्स में वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, उसके लिए है ये। चलो आप तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो। उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी कहां पे बनेगी? मेरठ में। उसका नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? तो याद रखना, मेजर ध्यानचंद के नाम पे। और भारत में अगर पूछा जाए वन क्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे ज्यादा वन है वो कहां पर है, फॉरेस्ट कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम कहां पर है? हरियाणा में। और मध्य प्रदेश ही बनाएगा देश की पहली साइबर तहसील। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में पहला ड्रोन मेले का भी आयोजन किया था, और मध्य प्रदेश में ही विश्व संगीत तानसेन उत्सव का भी आयोजन हुआ था। अच्छा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और अभी इंदौर वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला शहर भी बना था। सबसे स्वच्छ तो ये है ही सही। और बताओ, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू हुई थी? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। और मध्य प्रदेश वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो अभी त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब, उन्होंने बांग्लादेश के साथ तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया है। इस बॉर्डर हाट का निर्माण भारत के कमालपुर और बांग्लादेश के कुरमा घाट को जोड़ने वाली सीमा पर किया गया। वर्तमान में आपको बता दूं कि त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर पहले से ही 2 बॉर्डर हाट हैं। इसमें से एक सिपाहीजाला जिले में कमल सागर में है और दूसरा दक्षिण त्रिपुरा जिले के श्रीनगर में है। अच्छा, ये बॉर्डर हाट है क्या? एक तरह से हाट, इसे ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं ना हाट, या फिर आप बोल दीजिए बाजार जो होता है जहाँ पे सामान मिलते हैं। मतलब एक तरह का ये खुला बाजार है जो भारत बांग्लादेश सीमा पर सप्ताह में एक बार लगाया जाता है, और इसमें दोनों देशों के मैक्सिमम 50 विक्रेता भाग लेते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल क्या होती है? अगरतला। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव है, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। और देखो, यहीं पे ही आपको महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट भी मिलेगा। यहीं पे ही आपको डुम्बर लेक झील भी मिलेगी और रुद्र सागर झील भी यहीं पे आपको मिलेगी। ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो वो यही है त्रिपुरा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य में देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, उन्होंने तवांग के बुद्ध पार्क में 104 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके नया रिकॉर्ड बना दिया। ये तिरंगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग शहर में फहराया गया, और ऊंचाई के मामले में ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा ध्वज है। ध्यान रखना, किसके मामले में? ऊंचाई के मामले में ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा ध्वज है। ये दूसरा है तो पहला कहां पर है? लद्दाख में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल होती है ईटानगर। गवर्नर है बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। और आप बताओ, अरुणाचल प्रदेश के भी राज्य तितली किसे घोषित किया गया था? और अरुणाचल प्रदेश के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? उसके अलावा ये भी बता दो कि सिक्किम की राज्य मछली अभी कौन सी बनी थी? बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा अटल टनल को। अटल सुरंग ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई पर है? 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये लेह मनाली मार्ग पर स्थित है। और पूछे हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? तो लाहौल स्पीति घाटी पर है। और अभी इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। ये 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। अच्छा, इसे बनाया किसने? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से आपको याद आता होगा, इसने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई थी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पे, और उसी के लिए इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त किया था। तो यहां से एक स्टैटिक प्रश्न भी आपका बन गया, उमलिंगला दर्रा कहां पर है? लद्दाख में। आपसे पूछे शिपकिला दर्रा कहां पर है? यह हिमाचल प्रदेश में है। और यहीं से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी। हिमाचल प्रदेश से आपको क्या याद रखना है? भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य कौन सा है जिसने डबल डोज दिए? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और पहला जिला पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। और आदि बद्री बांध आपको पता है कहां पर है?
ये बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा मिलकर के इसको बनाएंगे। क्यों? सरस्वती नदी का कायाकल्प करने के लिए, पढ़ा था हम लोगों ने। और ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी अटल सुरंग। एक चेनानी नाशेरी सुरंग भी है। बताओ अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया। और आपके लिए एक प्रश्न है, अभी एक बंदरगाह है, पोर्ट है, उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे किया गया था। कौन सा है वो? और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की पहली शिप टनल कहां पे बनेगी, तो आंसर होगा नॉर्वे। और बताओ भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये कहां पे बना है, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। याद रखना। बढ़ते आगे। इसमें बताना है दिसंबर 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बनेगा, तो आंसर होगा सूरत में। तो याद रखना, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी। मतलब कहां से कहां तक चलेगी? मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। और जो इसका पहला स्टेशन होगा वो सूरत शहर में होगा, इसका पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। लागत कितनी आने वाली है? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। बात करें इसकी स्पीड की, तो स्पीड कितनी होगी? 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमने कहा यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा कर लिया जाएगा? 2024 तक। कहां से कहां चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। कितने स्टेशन इसमें टोटल होंगे? 12 होंगे। 12 में से पहला होगा सूरत। तो ये इसके पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। सूरत, जिसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है या डायमंड सिटी भी कहते हैं। अच्छा, भारत में पहली बार से रिलेटेड कुछ आपके प्रश्न अगर पूछें, जैसे कि भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा गुरुग्राम में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पे खुलेगी, तो आंसर होगा लखनऊ में। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहां पे बना, तो आंसर होगा पुणे में। और भारत कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भी बना। बताओ ग्राफीन नवाचार केंद्र भी कहां पे खुला? केरल में। और ब्रह्मोस निर्माण केंद्र ये कहां पे स्थापित हुआ, तो आंसर होगा लखनऊ में। वैसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और पहले कौन थे? जॉन मथाई थे। अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी। और विनय कुमार सक्सेना ये कौन है? केवीआईसी के अध्यक्ष हैं ये। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न देखिए, अभी ड्रोन को नागरिक हवाई क्षेत्र में अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया, तो आंसर होगा इजराइल। तो वहां के सड़क सुरक्षा मंत्री का कहना है कि इजराइल पहला देश बन गया है जो कृषि, पर्यावरण, अपराध के खिलाफ लड़ाई, जनता और अर्थव्यवस्था के लाभों के लिए ड्रोन को संचालित करने की अनुमति देगा। तो याद रखना, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? इजराइल बन गया। देखो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। और अभी यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने थे नेफ्ताली बेनेट और प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अच्छा बताइए, सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे नेशनल सिंगल विंडो के साथ एकीकृत किया जाएगा, यानी कि इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसी के साथ ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल पर 130 औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। अच्छा, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ये कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 2021 में, जो कि एक सिंगल विंडो पोर्टल है। मतलब जो भी निवेशक या उद्यमी होते हैं उन्हें सरकार से जो भी आवश्यक परमिशन लेनी होती है, तो उसके लिए उन्हें अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, सब इसी पोर्टल पे हो जाएगा। तभी से कहा गया सिंगल विंडो पोर्टल। और जम्मू कश्मीर से आपको 2 गांव याद रखने हैं। एक तो 100% दोनों डोज देने वाला पहला गांव बना था जम्मू कश्मीर का वयान गांव। और जम्मू कश्मीर के अभी किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया, तो आंसर होगा जेरी। और अभी बुनकरों के लिए जम्मू कश्मीर ने कारखंडर योजना भी शुरू की थी। और ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए 7 नाम से एक पहल भी शुरू की थी। अभी जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग भी मिला था। उससे पहले कश्मीरी केसर को भी मिल चुका है। जम्मू कश्मीर में आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिल जाएगा, जबकि सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगा गोवा में। यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, दचिंगम नेशनल पार्क है। यहीं पे हंगुल मिलता है जो कि जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो है वुलर लेक, यहीं पे आपको मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए,
हाल ही में विदेश में 3000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आंसर होगा मिताली राज। तो अभी भारतीय वनडे कप्तान मिताली राज, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने 59 रन की पारी खेली है और इसी के साथ विदेश में 3000 रन बनाने वाली वे दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने विदेश में 30 बार 50 प्लस स्कोर बनाया है और वे इस मुकाम पर पहुंचने वाली भी दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। और वैसे आपको मिताली राज से याद आएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? मिताली राज। और अगर आपसे पूछा जाए पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? स्मृति मंधाना। और सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी थी? शेफाली वर्मा। और बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी कौन? स्मृति मंधाना। और इन्हीं के नाम से हमने पढ़ा था कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड और रचेल हे हो फ्लिंट अवार्ड किसने जीता? स्मृति मंधाना ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी थी, तो आंसर होगा अंशुला राव। और भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? चंद्रा नायडू। और सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर का भी निधन हो गया था, उनका नाम क्या था? इलीन एश था। और यहाँ पे मिताली राज से एक और प्रश्न आप याद रख सकते हो कि इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोटे एडवर्ड को पछाड़ करके सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी थी कौन? मिताली राज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो भी करंट अफेयर्स में थे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। तो आपको बताना है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला अभी कहां पे रखी गई? तो आंसर होगा जयपुर। तो पहले तो ये याद रखो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पे बन रहा है? राजस्थान के कैपिटल जयपुर में। अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, इन्होंने यहां पे इसकी आधारशिला रखी है। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 75,000 लोग यहां पे एक साथ बैठ सकेंगे। और अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ये आपको मिलेगा गुजरात के अहमदाबाद में। मोटेरा स्टेडियम की बात कर रहा हूं, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। उसकी सीटिंग कैपेसिटी है 1,32,000 लोगों की। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है वो। और अब तीसरा होगा ये जयपुर वाला। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद ने। और इस जॉब पोर्टल का नाम क्या है? स्वराज बिलिटी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल है जो विकलांग लोगों को कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करता है। इस परियोजना को कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया था और दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था आईआईटी रोपड़ ने, जिसका नाम क्या था? यू ब्रीथ लाइफ। अच्छा बताओ, अभी भूकंप एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड। और उस एप्लीकेशन को बनाया था आईआईटी रुड़की ने। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर कौन बन गई? तो आंसर होगा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली कुलपति यानी कि वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया है। तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका उत्तर आप लोग करना। अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर कौन बनी है? ये बताओ आप। तो बाकी सोनाली सिंह तो आप जानते ही हो, लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है। और कर्णम मल्लेश्वरी, जो अभी मैंने प्रश्न आप लोगों से पूछा था उसी का उत्तर है ये। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली ये महिला वाइस चांसलर बनी है। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी यही है। बाकी भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन यानी कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी हर्षवंती बिष्ट। याद रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए कौन सा देश फरवरी 2022 में कोविड-19 डीएनए वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो आंसर होगा भारत। तो याद रखना, भारत फरवरी 2022 में कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और आपको याद भी होगा भारत सरकार ने अभी जाइडस कैडिला के डीएनए वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी भी दी थी।
और जायडस कैडुला ने जो ये वैक्सीन बनाई है डीएनएस आधारित पहली वैक्सीन, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जाइकोव डी। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कोवैक्सीन को किसने बनाया, भारत बायोटेक ने, हैदराबाद की कंपनी है। कोविशील्ड आप जानते ही हो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया है। और स्पुतनिक वी रशिया ने बनाया था। अच्छा बताओ, ओमिक्रॉन की जांच करने के लिए जो स्वदेशी किट है उसका नाम क्या है? ओमिश्योर। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको हमेशा बताता हूं, जैसे कि 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना अंडमान निकोबार, पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश, पहला जिला बना हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला, और पहला गांव जम्मू कश्मीर का वेयान गांव बना। तो याद रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे ये खुला गया? तो आंसर होगा गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। तो अभी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफे खुला गया है और ये अब दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। कैफे का नाम क्या रखा गया? स्नोग्लू। इसे वसीम शाह ने बनाया है। कहाँ बनाया? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। इस कैफे में कैपेसिटी कितनी है लोगों के बैठने की? 40 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। और इससे पहले सबसे बड़ा इग्लू कैफे स्विट्जरलैंड में था। क्या होता है ये इग्लू? ये स्नो हाउस होता है, बर्फ से बना हुआ घर होता है। और इसकी जो बर्फ होती है, जिस बर्फ से बना होता है, वो हवा के अणुओं को फंसा लेती है अपने बीच में, अणुओं यानी कि एटम्स को। और फिर ये जो अणु होते हैं ये घर को गर्म रखते हैं। मतलब ये जो हवा है ना, ये इंसुलेटर का काम करती है। ये अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। अंदर गर्मी कहाँ से आएगी? इंसानों की गर्मी हो गई, या आप हाथ वगैरह अलाव वगैरह लगाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो उसकी जो गर्मी हो गई उसको बाहर नहीं जाती है। मतलब अंदर का जो टेम्परेचर है उसको ये मेंटेन करती है लंबे समय तक। इसलिए इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। जैसे बाहर का तापमान माइनस का 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो इग्लू के अंदर का लगभग -7 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा। अच्छा मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप। अभी नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया था, उस टेलीस्कोप का नाम क्या है? बताओ, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा मध्य प्रदेश। बायोमास मतलब फसल के जो अपशिष्ट बचते हैं उनको कहा जाता है बायोमास। तो यहां पे बायोमास से हम हाइड्रोजन बनाएंगे, उसी के लिए है ये प्लांट जो कि मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कहां पे? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। तो इस प्लांट में हर दिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन बनेगा। और इस प्लांट को बनाने में 24 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। और इसे वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी मिलकर के बना रहे हैं। अच्छा कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न तो बताओ, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट किसने शुरू किया था? टाटा स्टील ने। और दुनिया में ये चीज शुरू की थी आइसलैंड ने, और उस प्लांट का नाम है आर्का प्लांट। फिर बताओ, भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र, अंग्रेजी में बोलेंगे तो हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट, ये कहां पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में। फिर बताओ, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया? असम में। अच्छा बताओ, भारत का पहला एलएनजी संयंत्र लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट कहां पे लगाया गया, जिसका उद्घाटन किया था नितिन गडकरी ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर? तो इसका भी उत्तर होगा नागपुर। फिर बताओ, दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, ये कहां पे लॉन्च की गई थी? दुबई में। वैसे आपको बता दूं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा। अच्छा वैसे भारत का ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य कितने का है? 2047 का। और भारत ने कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब का रखा है? 2070 का। तो इसमें आपको बताना है अभी किस मंत्रालय ने देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी? तो आंसर होगा रेल मंत्रालय। तो अभी रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी यानी कि रेसलिंग अकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये जो कुश्ती अकादमी है ये भारत में सबसे बड़ी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। तो ये एकेडमी खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल सुविधाएं मुहैया कराएगी और आने वाले समय में कई उभरते पहलवानों को चैंपियन बनने का मौका देगी। देखो कुश्ती से आपको याद आएगा भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने ब्रोंज मेडल जीता था
और रवि दहिया, इनका संबंध भी कुश्ती से ही है, इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। अच्छा, ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इनका संबंध भी कुश्ती से ही है, पहलवानी है ये भी। नाम है केडी जाधव। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था उन्होंने। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, वो वेट लिफ्टर है। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था उन्होंने। अच्छा, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। और पहले कौन थे? जॉन मथाई। अबे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी बन गए। और जब भी इनका नाम आता है, एक नाम मैंने आपको लिंक करके याद करवाया है, विनय कुमार सक्सेना, केवीआईसी के अध्यक्ष हैं। अच्छा, रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना रहा है? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया? तो आंसर होगा वित्त मंत्री। हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। अभी उन्होंने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। अच्छा, अभी आपको याद होगा, हमने एक प्रश्न पढ़ा था। चलिए आप ही बताइए, अभी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र के नासिक में और मध्य प्रदेश के देवास में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितनी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है, तो आंसर होगा 4 है। कहाँ कहाँ पे? महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के देवास में, और कर्नाटक के मैसूर में, और पश्चिम बंगाल के सलबोनी में। टकसाल ये कितने हैं? 4 है। टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के बनते हैं। 4 कहाँ पर है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। चलो आप मुझे बताइए, 2 रुपये का जो नोट है उस पर किसका चित्र अंकित है? तो मंगलयान का। 500 रुपये के नोट पे लाल किले का। 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप का। 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव है। 50 रुपये के नोट पे हम्पी मंदिर है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफाएं हैं। और 10 रुपये के नोट पे कोणार्क सूर्य मंदिर है। अच्छा, एक और प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है? ये हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब जवाब आप लोग देंगे, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र ये कहाँ पे बना है? तो आंसर होगा इंदौर में। तो इंदौर में लगभग 400 बसें कचरे से बनने वाले बायो सीएनजी पर चलेंगी। और ये बायो सीएनजी बनेगी एक प्लांट में, जिसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहां पे? इंदौर में। इसे कहेंगे गोबर्धन बायो सीएनजी प्लांट। और इस तरह से ये एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट भी है, जो कि इंदौर में स्थापित किया जाएगा। इसको बनाने में जो लागत आई है वो है 150 करोड़ रुपए। अच्छा, आप तो ये बताओ, भारत का पहला अभी बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे बना था? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। अच्छा, सीएनजी मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें क्या होता है? इसमें 93% आपका मीथेन होता है, जिसे मार्श गैस भी कहते हैं। एक प्रश्न और पूछूंगा, विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा गुजरात के भावनगर पोर्ट पर। और अगर आपसे पूछे कि देश का पहला एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट कहां पे है? तो आंसर होगा नागपुर में, जिसका उद्घाटन किया था हमारे सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। उनका निर्वाचन क्षेत्र भी वैसे नागपुर ही है। और एलपीजी की भी बात कर लेते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। और एलपीजी में से जो स्मेल आती है ना, पंजेंट स्मेल आती है, आपने घर में देखा होगा, रोटन एग की सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है, तो उसके लिए क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। और भोपाल गैस ट्रेजेडी से भी प्रश्न बनता है एग्जाम में कि उसमें जो गैस लीक हुई थी कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट थी। वो घटना है 1984 की, और उस कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड। अच्छा, इंदौर में ही याद रखना, लता मंगेशकर संगीत अकादमी भी बनेगी। और उन्हें, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? सन 2001 में। और फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से पहले नंबर पे कौन सा राज्य है, यानी कि वन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा टाइगर भी आपको यहीं पे मिलेंगे। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत के बाहर यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा नेपाल। तो याद रखना कि नेपाल जो है ये भारत की यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं देवा। तो याद रखना कि नेपाल भारत की यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने
नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विसेज और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। मनम इन्फोटेक ये नेपाल में यूपीआई को लागू करेगा, तो इससे नेपाल के लोगों के लिए सुविधा बढ़ेगी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। एनपीसीआई मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी सन 2008 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में एमडी सीईओ दिलीप असबे हैं। आपको याद होगा एनपीसीआई ने 1 से लेकर 7 फरवरी तक यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक मनाया। और बताओ भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लाभार्थी बैंक कौन सा बना था? पेटीएम बैंक। उसके अलावा यूपीआई पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई? फोन पे बन गई है, जिसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। याद रखना, ये पढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने वाले भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा जी अशोक कुमार को। तो अभी सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रिटायर्ड वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। वे नौसेना के पूर्व उप प्रमुख हैं और वे अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ कोऑर्डिनेशन पर काम करेंगे। तो सिंपल सा वन लाइनर में आप याद रखो कि भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बन गए कौन? जी अशोक कुमार। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर भी पढ़ते होंगे तो जी अशोक कुमार नाम हमने एक और पढ़ा था, जो अभी जल शक्ति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है, जिन्हें अभी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। तो उनका नाम भी जी अशोक कुमार है, इनका नाम भी जी अशोक कुमार है। बाकी सीबीएसई के चेयरमैन विनीत जोशी बने, एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने दिनेश प्रसाद सकलानी और एचपीसीएल के अध्यक्ष बने पुष्प कुमार जोशी। अच्छा, एक नाम यहाँ पे आया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो कौन है? अजीत डोभाल है। आपके लिए प्रश्न बनेगा, अभी डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने थे? बताइए, हम बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपको बताना है केरल का पहला कारवा पार्क ये किस जिले में खोला जाएगा? तो आंसर होगा इडुक्की। तो केरल का पहला कारवा पार्क है ये, जो कि इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में जल्द ही यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा? तो मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया था, शाहरुख खान की एक मूवी आई थी स्वदेश नाम की, जिसमें उसके पास एक कैरावैन होती है, जिसमें वो सफर भी करता है और रहता भी है। तो उसी वैन को बोलते हैं कैरावैन, और वही कैरावैन यहाँ पे पर्यटकों को दी जाएगी। कारवा पार्क मैंने हिंदी में बोल दिया, वही है, मतलब ये कैरावैन पार्क ही है, मतलब गाड़ी दे दी जाएगी, उस गाड़ी में वो पार्क में घूमेंगे, कहीं भी स्टे करेंगे परिवार के साथ। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। चलो 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। बताओ भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगर आपसे पूछे भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पे बनेगा? तो केरल के कोझिकोड में। अगर आपसे पूछे भारत का पहला फायर पार्क कहां पे बना? तो आंसर होगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। अगर आपसे पूछे सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला पार्क कौन सा बना? तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम का नेशनल पार्क है, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दे दो। इटली ने अभी भारत के किस राज्य में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। याद रखना, ये बढ़ते आगे। अब इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है अभी भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल, जिनके पास आयुष मंत्रालय भी है। अभी उन्होंने ही जुड़वा शहर किसे कहते हैं? मुंबई और नवी मुंबई को, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली भारत में अपनी तरह की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को इन्होंने शुरू किया है। तो ये आप याद रखेंगे कहां पे? मुंबई में। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली पोड टैक्सी किनके बीच चलेगी? तो नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में। अच्छा बताओ भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है जिसने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता था? आदित्य। चलो बताओ जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा कोच्चि। यहां पे 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च की जाएगी, जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है,
और उन 23 में से पहली बोट आ गई है और उसका नाम रख दिया मुजीरिस। मुजीरिस नाम रख दिया उसका। अब एक और प्रश्न, अच्छा प्रश्न है ये, अटलांटिक को पार करने वाली दुनिया की पहली मानव रहित पोत का नाम क्या है? तो मे फ्लावर 400 उसका नाम है। और मुंबई से आपको याद आएगा, अभी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, उसमें सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में भारत में बात करेंगे तो मुंबई टॉप पे है और पूरे विश्व में मुंबई 5वें स्थान पर है। पूरे विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला स्थान बताया गया टर्की की कैपिटल इस्तांबुल को। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो टर्की ने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया है। और यहां से एक प्रश्न मैंने अभी बता दिया था, बीच में क्लियर कर दिया, जुड़वा शहर किसे कहते हैं? मुंबई और नवी मुंबई को। हाँ, यहां से भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि किन दो संगठनों को, ऑर्गेनाइजेशंस को जुड़वा बहनें, ट्विंस सिस्टर कहा जाता है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो याद रखना, एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। अच्छा, आप तो ये बताओ पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलाई गई है? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे। और बताओ राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। और ये सबसे बड़ा भी है। कहां से कहां तक? प्रयागराज से हल्दिया तक। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां से कहा? धुबरी से सादिया, असम में। तो इतने फैक्ट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी मेटावर्स के भीतर दुकान लगाने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा जेपी मॉर्गन बैंक। तो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है ये जेपी मॉर्गन बैंक। और अभी मेटावर्स में ऑफिस खोलने वाला दुनिया का पहला बैंक ये बन गया है। तो अभी जेपी मॉर्गन बैंक ने ब्लॉकचेन आधारित विश्व डिसेंट्रालैंड में एक लाउंज खरीदा है। डिसेंट्रालैंड ये आभासी दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है जो कि ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। और डिसेंट्रालैंड ये सबसे बड़ी मेटावर्स परियोजनाओं में से एक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो यूजर होता है, यूजर आप है, मैं हूं, जो भी यूजर होगा वो अपना वर्चुअल अवतार बना सकते हैं, अपना वर्चुअल स्पेस वहां पे बना सकते हैं। मतलब वर्चुअली आप वहां पर जा करके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं घर बैठे बैठे। मतलब इन लोगों ने क्या कर लिया, वहां पे वर्चुअली कोई शॉप खोल दी है, वर्चुअली कोई बैंक खोल दिया, तो आप भी वहां पे वर्चुअली जा करके, वर्चुअली मतलब जो रियल नहीं है वो वर्चुअल है, तो आप भी वर्चुअल जाकर के, रियल में नहीं जा रहे हो, घर बैठे बैठे वर्चुअल में जा करके वहां पे आप खरीदारी वगैरह कर सकते हो। और जो भी आप खरीदारी करोगे बाद में वो सामान आपके घर में भेज दिया जाएगा उस शॉपकीपर के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा। जैसे अमेजन पे नहीं होता क्या, आप उसकी साइट को स्क्रॉल करते हो, कोई चीज पसंद आ जाती है, ऑर्डर बुक कर देते हो, वहां पे उसका फोटो वगैरह देख करके फिर वो सामान आपके घर पे भेज दिया जाता है उस कंपनी के द्वारा, उस शॉपकीपर के द्वारा। अच्छा, अभी फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम को बदल के क्या कर दिया? मेटा कर दिया। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस यानी कि आर्म्स लाइसेंस भी बोल सकते हो इसे इंग्लिश में, और इसको जारी करने वाली देश की पहली पुलिस बल कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस। तो स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस को पेश करने वाली पहली पुलिस बन गई है, याद रखना, दिल्ली पुलिस। अभी इसका उद्घाटन किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इसमें क्या है, अगर आपके पास कोई हथियार है तो इन हथियारों की जो लाइसेंस होती है ना, इसमें काफी सारे पेजेस होते हैं। तो अब यहाँ पे उन हथियारों का लाइसेंस आपको एटीएम कार्ड की तरह, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, उसी की तरह का, उसी की साइज में दिया जाएगा, ताकि आपको लाने ले जाने में आसानी रहेगी। तो इसको जारी किया किसने? दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस से आपको याद आएगा, अभी दिल्ली पुलिस ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को भी लॉन्च किया था। दिल्ली पुलिस ने अभिया पहल भी शुरू की थी, जिसका उद्देश्य है महिलाओं और बालिकाओं को संपूर्ण सुरक्षा देना। और दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया था, जिसको पॉडकास्ट करेगी, यानी कि पॉडकास्ट सुनाएंगी वर्तिका नंदा। चलो आप तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, अभी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी थी? और हमारे देश की पहली महिला डीजीपी कौन थी जिनका निधन हो गया कुछ समय पहले? बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। तो वन लाइनर आप पहले तो याद रखना कि हिमाचल प्रदेश का जो ये चंबा जिला है, ये हर घर जल वाला 100वां जिला बन गया है देश का। अब बात करते हैं थोड़ी सी जल जीवन मिशन की। ये लॉन्च हुई थी 2019 में। उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन के द्वारा जल पहुंचाना। और हमने पढ़ा था हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा। और अभी चौथा स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था हर घर जल वाला?
तो आंसर होगा पुडुचेरी। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, बताओ अभी ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए किसने पानी माह शुरू किया था? तो आंसर होगा आपका लद्दाख ने। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बन गया उड़ीसा का पुरी। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना था? इंदौर। चलो बता दो, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। और अगर आपसे पूछे ई कैबिनेट वाला पहला राज्य, तो भी आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और 100% वैक्सीनेशन यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो भी आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और पहला जिला हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, देश की पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नासिक में। तो अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र के नासिक में भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी को शुरू किया गया है। तो ये नए उभरते और फिर से उभरने वाले वायरस संक्रमण जो अत्यधिक संक्रामक हैं और मनुष्यों के लिए घातक क्षमता रखते हैं, उनकी जांच के लिए ये स्थापित की गई है। और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा डिजाइन किया गया। तो ये जो लेबोरेटरी आप देख रहे हो चलती फिरती है, बस की तरह है। तो देश के दूर दराज और वन क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम होगी, जहां पे आईसीएमआर के जो विशेष, आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके विशेष रूप से प्रशिक्षित जो वैज्ञानिक हैं, वे मानव और पशुओं के नमूनों का उपयोग करके अपनी जांच कर सकेंगे बड़ी आराम से। तो ये ध्यान रखना, आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी भारत सरकार किस देश में एक आईआईटी स्थापित करेगा? भारत के बाहर पहला होगा ये। तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी इसकी दिरहम है। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नयान। अभी आपको याद होगा, दुबई में ही दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च हुई थी, जिसका नाम है द जेट। और विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है दुबई सरकार। दुबई में हेडक्वार्टर है किसका? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। याद रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा मंडी में। तो हिमाचल प्रदेश को लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क मिला है। और कहाँ पे बन रहा है? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भूलाह घाटी में। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला बना था। अच्छा, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछूंगा कि ये अरावली जैव विविधता पार्क ये किस राज्य में है, जिसे अभी भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया था? तो आंसर होगा, ये आपको मिलेगा हरियाणा के गुरुग्राम में। वैसे अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना, 22 मई को मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये आप। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में हाइबारी नाम से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा जापान। तो अभी जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है हाइबारी। ये जापान की पहली है। ये एक बार में 140 किलोमीटर चल सकती है, मतलब ये इसकी रेंज है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये तो जापान की पहली है, लेकिन अगर पूछे हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन किसने चलाई थी? जर्मनी ने। और ये जापान की पहली है, इसका नाम है हाइबारी। हाइड्रोजन की बात करें, जिसकी खोज किसने की है? कैवेंडिश ने। ये एक स्वच्छ ईंधन है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलो आप एक और प्रश्न का जवाब दो कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। और अभी दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला फ्लाइंग बोट ये कहां पे लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा द जेट, दुबई में। और गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की थी? तो आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश में। हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये कहां पे स्थापित किया गया? लद्दाख में। यहां पे मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली बसें होंगी। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी किस आईआईटी ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली।
तो आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने पहनने योग्य एयर प्यूरीफायर जिसको नाम दिया नासो 95 इसको लॉन्च किया है। उनका दावा है कि यह दुनिया का सबसे छोटा एयर प्यूरीफायर है और N95 जो मास्क आता है, फेस मास्क आता है, उतना ही इफेक्टिव है, प्रभावी है। और नैनो क्लीन ग्लोबल जो कि स्टार्टअप है उसके अनुसार नासो 95 इस्तेमाल करने वालों की नाक के छेद में ये चिपक जाता है और बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण और वायु प्रदूषण को रोकने का काम करता है। अच्छा मुझे बताओ, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ पे लगाया गया था? चंडीगढ़ में। और आईआईटी से आपको याद आएगा, चलो आप बताओ, भारत के बाहर अपना पहला आईआईटी कहाँ पे बनेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में, वहां के दुबई शहर में बनेगा। उसके अलावा आपको याद है ना, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर किसने बनाया था? आईआईटी रोपड़ ने, जिसको नाम दिया था यू ब्रीथ लाइफ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया था। और आईआईटी मद्रास ने अभी पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर जिसका नाम है नियो बोल्ट, उसको डेवलप किया है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो भोपाल मध्य प्रदेश में एक कॉलेज है गांधी मेडिकल कॉलेज, जहां हिंदी में पढ़ाया जाएगा एमबीबीएस। और इस प्रकार से गांधी मेडिकल कॉलेज देश का पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है जहां हिंदी में एमबीबीएस पढ़ाया जाएगा। या यूं कहें कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू करने वाला। हिंदी वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं बताओ? 10 जनवरी को। और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को। अच्छा, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी किसने जीता? दया प्रकाश सिन्हा ने, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। ये ध्यान रखना है आपको, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा दीपक धर। तो अभी दीपक धर को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया। बोल्ट्जमान मेडल ये हर 3 साल में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी पर C3 आयोग के द्वारा दिया जाता है। आपको बता दूं, इन्हें 1991 में फिजिक्स में उनके योगदान के लिए शांति भटनागर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस प्रश्न से सिंपल सा आपको याद रखना है, बोल्ट्जमान पदक पाने वाले पहले भारतीय बन गए कौन? दीपक धर, सीधी बात। आप तो ये बताओ फिर, अभी 2021 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? 3 जनों को मिला है, नाम सुनो, सुकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जिया परीसी। बाकी डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड किसको मिला था? ये दिया किसने था? ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। किसे? सतीश अडिगा को। और जेशी चौधरी का नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंक ज्योतिषी यानी कि न्यूमेरोलॉजी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। अनुकृति उपाध्याय किंत्सुगी नाम के उपन्यास के लिए सुशीला देवी पुरस्कार इन्होंने जीता। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि प्लांट बेस्ड यानी कि पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा कनाडा। तो अभी कनाडा जो है ये प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया, एक तो ये याद रखना। और इस वैक्सीन को किसने बनाया? मेडिकेगो ने बनाया। ये 2 खुराक वाली वैक्सीन है जो कि 18 से लेकर 64 वर्ष के आयु के वयस्कों को दी जाएगी। अच्छा, डीएनए बेस्ड अभी पहली वैक्सीन कौन सी बनी थी? जाइकोव डी, जाइडस कैडुला ने बनाई थी इसको। और डीएनए बेस्ड वैक्सीन लगाने वाला पहला देश पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका भारत, और प्लांट बेस्ड पूछेंगे तो कनाडा आंसर हो जाएगा, ये याद रखना।